नमस्कार, हमारी स्पेशल इलेक्शन बुलेटिन खबर चुनावी है में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चूंकि चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं, 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है जब देश के चुनाव होने हैं। देश की नई सरकार चुनने की जिम्मेदारी जनता के ऊपर है। ऐसे में हम इस बुलेटिन में तमाम वो खबरें समेटकर आपके लिए लेकर आते हैं जो कि चुनाव से जुड़ी हुई हैं। हर राज्य में क्या कुछ घट रहा है जिस पर हम सबकी निगाह होनी चाहिए, तमाम खबरों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के खबर चुनावी है के खबरों का सिलसिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा है। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी की पूरी देश दुनिया में चर्चा है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए कहा कि जनता कह रही है कि इस बार बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार का आशीर्वाद देंगे। एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। एनडीए सरकार 400 पार। लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। तो हरियाणा के रेवाड़ी में इस वक्त प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज जबरदस्त तरीके से वहां पर विपक्ष पर भी हमला बोला और एक तरह से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का शंखनाद कर दिया और एक बार फिर से 400 पार का नारा भी उन्होंने यहां पर दिया। इधर कांग्रेस पार्टी के संघ खाते आज फ्रीज कर दिए जाने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी की याचिका पर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की निगरानी में रहेंगे और कांग्रेस अपने बैंक खातों से ट्रांजैक्शन कर सकेगी। इस मामले पर बुधवार 21 फरवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न होने का हवाला देकर आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए थे और पार्टी पर तगड़ी पेनल्टी भी लगाई थी। आयकर विभाग की इस कार्रवाई को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। आज हुई सुनवाई में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने पैरवी की। तनखा ने कहा कि देश में जल्दी ही लोकसभा के चुनाव होने हैं और अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज रखे गए तो वो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा नहीं ले पाएगी। और इस वक्त आपको सीधे रायपुर में लिए चल रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और प्रेस से मुखातिब हैं। चलिए, दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए अब वो अंदर चले गए हैं, एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हो गए, लेकिन उससे पहले वो पत्रकारों से मुखातिब थे। क्या कुछ उन्होंने यहां पर कहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से उस खबर पर चलते हैं जहां हम विवेक तनखा का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर देने का आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया और ये कहा गया कि ये तानाशाही है केंद्र सरकार की। लोकसभा चुनाव से पहले उनको परेशान करने के मकसद से उनके खातों को फ्रीज किया जा रहा है। इस मामले में आईटी ट्रिब्यूनल के पास कांग्रेस गई, वहां से राहत उससे मिली है। 21 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। इस बीच क्या कुछ विवेक तनखा कह रहे हैं, एक बार सुनिए। But today, protect the party, protect democracy, and allow us to operate a bank account. Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account,
There is no restriction on the bank account. You can operate. तो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में आयोजित विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। मोदी कुछ भी करे, कुछ भी कहे, ये उसका विरोध ही करेंगे, चाहे उसमें देश का नुकसान ही क्यों ना हो। वहीं कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, ये लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है। मोदी कुछ भी करे, ये उसका उल्टा कहेंगे, उल्टा करेंगे, चाहे इसमें देश का भारी नुकसान ही क्यों ना हो। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है। अब अगली खबर झारखंड से। यहां पर चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी झारखंड सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। झारखंड राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। यहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया। वहीं झामुमो कोटे इसमें 2 बदलाव किए गए हैं। हेमंत सोरेन की जगह पर बसंत सोरेन को जगह दी गई है, जबकि जोबा मांझी की जगह दीपक बरुआ को रखा गया है। जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली उनमें रामेश्वर ओराव, दीपक बरुआ, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन, बेबी देवी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता पहुंचे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 सदस्यीय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है, जो कि पहुंचा है। पुलिस ने अब बंगाल के संदेश खाली जाने से उन्हें इस प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया है। पुलिस के रोके जाने पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि यह दिखाता है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार कितनी डरी हुई है। और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ गलत हो रहा है, यहां महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है उससे हम शर्मिंदा हैं। पुलिस अपराधियों और गुंडों को संरक्षण दे रही है। हम संदेश खाली जाकर पीड़ितों से मिलना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज हम पीड़ितों से मिलने आए हैं, बहनों को न्याय दिलाना चाहते हैं। जिस मुस्तैदी के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस यहां खड़ी है, रोक रही है, इधर संदेश खाली जाने से रोके जाने पर शिवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। टीएमसी का डेलीगेशन जाएगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री का डेलीगेशन नहीं जाएगा। आपके अत्याचार को देख रही है, आपकी नाइंसाफी को देख रही है। सीधे सीधे 2 लोगों की हम लोगों ने परमिशन मांगी, 2 लोगों को भी ना जाने देना। मुख्यमंत्री को कोई नियम नहीं बता रहे, किस नियम के तहत हमको रोका जा रहा है। हमारे सिर्फ 2 केंद्रीय मंत्री को जाने की परमिशन हम मांग रहे, तो भी नहीं जाने दे रहे। कि किस तरह से आज देश की बहन बेटी के साथ, इस पश्चिम बंगाल के बहन बेटी के साथ अत्याचार, अनाचार टीएमसी के गुंडों के द्वारा हो रहा है। इसके बारे में उनसे मिलेंगे और लोगों के न्याय की गुहार करेंगे। कि पुलिस जो है वो अपनी वर्दी के साथ भी न्याय नहीं कर रही है। जिस तरह से हमने केवल ये कहा कि आप धारा 144 के अंतर्गत हमें ये बताइए कि किसी के साथ कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन इन्होंने वो भी अलाउ नहीं किया। ये वरिष्ठ नेताओं के डेलीगेशन को रोकने में लगाती है। क्या आज पश्चिम बंगाल में संदेश खाली और बंगाल की महिलाओं के लिए कोई न्याय नहीं हो पाएगा संभव? क्या असेंबली में खड़े होकर ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को क्लीन चिट दे दिया, महिलाओं को अपमानित करने का भी काम किया? और अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन समारोह चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं।
तो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन आज हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज की तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन समारोह इस वक्त चल रहा है और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। चुनाव से पहले भाजपा दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रही है। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होगा। उससे पहले आज भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में मध्य प्रदेश के 1236 पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने प्रत्याशियों के चयन को लेकर कहा कि दिल्ली से ही लोकसभा टिकट तय होंगे। चेहरों से लेकर समय सब कुछ दिल्ली से ही तय होगा। हाईकमान के सामने रिपोर्ट पेश होगी। कौन कहां से लड़ेगा ये केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। टिकट में चौंकाने के सवाल पर शर्मा ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तो सतत चलती रहती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को जब लगेगा कि अब हमें प्रत्याशी घोषित करना है तो मुझे लगता है कि उस पर केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय करेगा। कुछ भी हो सकता है। चुनाव की रणनीतिक तैयारी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी योजनाबद्ध तरीके से लड़ती है और कोई भी चुनाव कितना ही सकारात्मक वातावरण हो, भारतीय जनता पार्टी अपने प्लानिंग और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ ही लड़ती है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तैयारी तेज है और उस तैयारी को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। 22 फरवरी को शाह रायपुर आ सकते हैं। रायपुर क्लस्टर में वो आम सभा करेंगे, जहां वो चुनावी बिगुल फूंकेंगे। साथ ही बस्तर क्लस्टर की बैठक लेंगे और बिलासपुर क्लस्टर में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की रूपरेखा तैयार हो रही है। 3 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिन दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा, एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस उन पर लोकसभा चुनाव में दांव लगा सकती है। इनमें कुछ ऐसे नेता हैं जो हाईकमान के करीबी हैं और इन्हें फिर से पार्टी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। किन हारे हुए नेताओं पर खेला जाएगा इस बार दांव, या खेला जा सकता है इस बार दांव, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस और भाजपा के दावेदार टिकट की दावेदारी में जुट गए हैं। खास बात यह कि विधानसभा चुनाव में हारने वाले दिग्गजों की नजर अब लोकसभा टिकट पर है। दरअसल विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल से बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव हार गए। इन दिग्गजों में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, केपी सिंह और इमरती देवी जैसे नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में बीजेपी के 5 सांसदों ने विधायकी का चुनाव जीता। ऐसे में अब उनकी जगह इन हारे हुए नेताओं की नजर है। नरोत्तम मिश्रा शिवपुरी गुना से दावेदार हैं, तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मुरैना श्योपुर से दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री इमरती देवी भिंड दतिया से दावेदार मानी जा रही, तो वहीं पूर्व मंत्री केपी सिंह शिवपुरी गुना से दावेदार हैं। हारे हुए दिग्गज नेताओं को अब आने वाले 5 साल तक राजनीतिक वनवास काटना होगा। इन दिग्गजों में कई नेता हाईकमान के करीबी हैं। माना जा रहा है कि इन हारे हुए दिग्गज नेताओं को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल लोकसभा चुनाव में उतार सकते हैं। केपी सिंह को छोड़ दिया जाए तो नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह और इमरती देवी पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आप हारे हुए नेताओं पर अगर लोकसभा दांव लगा रहे हो, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पास अच्छे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अभाव है। तभी आप हमेशा कांग्रेस के नेताओं पर नियत डालते हो। केंद्र की चुनाव समिति ही लोकसभा के प्रत्याशी तय करेगी। कब होंगे, कौन होंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, पैरामीटर्स क्या होंगे, मुझे लगता है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए।
विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब इन नेताओं ने अपने आगे के राजनीतिक करियर के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। दिग्गज नेता दिल्ली से लेकर भोपाल तक दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उनके कद और राजनीतिक सफर का ख्याल रखते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में मौका दे सकती है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि 6 महीने के भीतर शिक्षकों की भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक रिकेश सैन की जगह अनुज शर्मा ने सवाल उठाया और सरकार से पूछा कि कब तक शिक्षकों का प्रमोशन और भर्ती होगी। इस पर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि स्कूलों में जल्द भर्ती की जाए, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की समस्या खत्म हो। इस पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि 6 महीने के भीतर शिक्षकों की भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं कांग्रेस की हर्षिता स्वामी बघेल ने पूछा कि डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा अधिकारियों को कितनी राशि मिली और किन किन मदों में खर्च किया गया, जिसका शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब दिया। सूची कम से कम उपलब्ध करा दें कि कितने लोगों का प्रमोशन ड्यू है। दूसरी चीज ये थी माननीय मंत्री जी कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत चिंता का विषय है कि अगर 1500 शिक्षकों का अभाव है एक ही जिले में, तो जब तक ये 1500 पद खाली है कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। सहायक शिक्षक से शिक्षक, शिक्षक से लेक्चरर, लेक्चरर से प्रधान पाठक, प्राचार्य, इनके प्रमोशंस नहीं हुए हैं और बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और शिक्षकों में भी असंतोष है। हम अगले 6 महीनों में प्रमोशन के जितने भी गतिविधियां हैं, हमारी कोशिश होगी कि उसको पूरा कर पाएं। इधर जेल से रिहा होने के बाद यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से पटवारी परीक्षा की जांच की मांग की। विक्रांत भूरिया ने कहा कि राज्य सरकार पटवारी परीक्षा की जांच सार्वजनिक करे, कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य सभी को बताए। साथ ही विक्रांत भूरिया ने पटवारी परीक्षा की CBI से जांच की मांग भी की है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले पटवारी परीक्षा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए और उसमें आगे CBI जांच होना चाहिए और जो भी परीक्षाएं रह गई हैं उन पर भी आपको जल्दी निर्णय लेना चाहिए। तो नर्मदा जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अनूपपुर पहुंचे और उद्गम स्थल अमरकंटक में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। उसके बाद नर्मदा कुंड की परिक्रमा कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही नर्मदा उद्गम स्थल परिसर में कन्या पूजन कर भंडारे की शुरुआत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अमरकंटक को 21 करोड़ 15 लाख की सौगात देते हुए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। दर्शनार्थियों के दर्शन करने आया था, माता जी के दर्शन करने आया। पूजा अभिषेक के बाद आनंद लिया। परमात्मा करे मां नर्मदा की कृपा ऐसी बनी रहे